हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक की नॉवेल रिपोर्टर की हत्या का अगला भाग। आपने हमें केवल एक परिचय पत्र दिया है, राय सतर्क स्वर में बोला। क्या वह मेरे कथन की सत्यता को सिद्ध करने के लिए काफ़ी नहीं है? उसने तीव्र स्वर से पूछा। काफ़ी तो है, लेकिन अगर कहीं संदेह की गुंजाइश है तो ये भी देखिए। और उसने अखबार की एक कटिंग निकालकर मेज पर रख दी। वह विशालगढ़ से छपने वाले अखबार की कटिंग थी। लिखा था, प्रमुख उद्योगपति उमाशंकर चोपड़ा का प्रतिरक्षा मंत्रालय के लिए जीपों के उत्पादन में योगदान। समाचार की बगल में 2 बाई 3 इंच का उमाशंकर चोपड़ा का एक क्लोजअप छपा हुआ था। सुनील ने कटिंग देखकर उसे राजेश के आगे सरका दिया। राजेश ने अखबार में छपी फोटो को उस आदमी से मिलाकर देखा। इस बात में कोई संदेह नहीं था कि अखबार में छपी तस्वीर उसी आदमी की थी जो इस समय उसके सामने बैठा था। साथ ही ये बात भी निसंदेह थी कि जो आदमी इस समय दफ्तर में बैठा था वह वही नहीं था जिसने पुलिस हेडक्वार्टर पर अपना नाम उमाशंकर चोपड़ा बताया था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चुचुहा गई। यह गड़बड़ कैसी हुई? राय ने राजेश से पूछा। कोई गड़बड़ नहीं हुई है, राजेश तनिक उत्तेजित स्वर से बोला। जो आदमी मैंने पुलिस हेडक्वार्टर पर देखा था वह उमाशंकर चोपड़ा था। उसने उमाशंकर चोपड़ा के नाम का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया था, क्लब का मेंबरशिप कार्ड दिखाया था, बैंक की चेक बुक दिखाई थी। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही उसे छोड़ा था। निश्चय वही आदमी उमाशंकर चोपड़ा था। ड्राइविंग लाइसेंस पर उमाशंकर चोपड़ा के हस्ताक्षर जरूर होंगे, नीले सूट वाला बोला। क्या इंस्पेक्टर ने उस आदमी से हस्ताक्षर करवाकर ड्राइविंग लाइसेंस वाले हस्ताक्षरों से मिलाए थे? नहीं, राजेश धीरे से बोला। फिर भी तुम ये दावा करते हो कि यह आदमी उमाशंकर चोपड़ा था, जबकि वह आदमी जेब कतरा भी हो सकता था जिसने परसों मेरी जेब में से मेरा पर्स उड़ा लिया था। क्या मतलब? सुनील ने तेजी से पूछा। परसों किसी ने मेरी जेब में से मेरा पर्स निकाल लिया था। उसमें मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक की चेकबुक, क्लब का मेंबरशिप कार्ड वगैरह सब कुछ था। तुम्हारी थ्योरी के हिसाब से तो जिस आदमी के पास भी मेरे वे कागजात हों वही अपने को उमाशंकर चोपड़ा सिद्ध कर सकता है। आपने जेब कट जाने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई थी? नहीं। क्यों? मैंने उसकी ज़रूरत नहीं समझी थी। मेरी जेब मेरी अपनी लापरवाही से कटी थी, पुलिस उसमें कुछ नहीं कर सकती थी। कोई कुछ नहीं बोला। जानते हैं आपके अखबार ने मेरा कितना अहित किया है? नीले सूट वाला कठोर स्वर से बोला। आपने मेरे विषय में ऐसा समाचार छापा है जिसमें मेरी प्रतिष्ठा को भारी धक्का पहुंचा है। सारे विशालगढ़ में लोग मुझे संदेह की निगाहों से देखने लगे। मेरे वर्षों में अर्जित इज्जत और सम्मान को आपने एक बेबुनियाद समाचार छापकर गड़बड़ा दिया। वह समाचार बेबुनियाद नहीं है, राजेश ने विरोध किया। हाँ है, वह समाचार बेबुनियाद है, नीले सूट वाला चिल्लाया। आप लोगों ने किसी को 2 कौड़ी के आदमी को उमाशंकर चोपड़ा नाम के कागजात दिखाते देखा और आप लोग बिना सोचे समझे कूदकर इस नतीजे पर पहुंच गए कि वह आदमी उमाशंकर चोपड़ा है। आपकी जरा सी लापरवाही आप जानते हैं मेरे लिए कितनी घातक सिद्ध हुई है और कितनी घातक सिद्ध हो सकती है। मैं लोकसभा का आगामी इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरे जीत जाने की पूरी संभावना थी। आपके अखबार में छपा समाचार पढ़कर कई लोग मेरे विरुद्ध हो गए और निकट भविष्य में अभी और न जाने कितनी गड़बड़ होगी। और अकेला आप ही का अखबार है जिसने इस समाचार को इतना उछाला है। आप लोग नहीं जानते कि जो हो चुका है उसकी बात छोड़िए, सुनील उसकी बात काट कर बोला। अब आप ये बताइए कि आप चाहते क्या हैं? मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने अखबार के पहले पृष्ठ पर खेत प्रकाश छापें कि आपने ये समाचार गलती से छाप दिया है। उस केस से विशालगढ़ के उमाशंकर चोपड़ा का कोई संबंध नहीं है। और दूसरे ये कि मेरी प्रतिष्ठा को जो नुकसान आप व समाचार छाप कर पहुँचा चुके हैं उसकी पूर्ति मैं धन के रूप में चाहता हूँ। मतलब ये कि मैं हट जाना चाहता हूँ। अगर हम खेत प्रकाश के रूप में अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे तो फिर आपको हट जाना किस बात का देंगे? सुनील विस्मय का प्रदर्शन करता हुआ बोला। क्या बात करते हैं आप? वह जलकर बोला। आप समझते हैं कि उस समाचार द्वारा हुए नुकसान को आप खेत प्रकाश छापकर कवर कर सकते हैं? आपने उस समाचार में किसी मामूली आदमी का नाम नहीं लपेटा था। विशालगढ़ के हाई सर्किल में कोई आदमी ऐसा नहीं जो मुझे नहीं जानता, और कोई आदमी ऐसा नहीं जिसने उस सेंसेशनल समाचार को पढ़ा नहीं। मैं उमाशंकर चोपड़ा, नेशनल बैंक का डायरेक्टर, सिटी क्लब का प्रेसिडेंट, करोड़पति, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर, भावी एमपी, और शराब के नशे में गाड़ी चलाते पकड़ा गया। और मेरे साथ एक जवान लड़की भी थी जिसकी आयु मुझसे कम से कम 20 वर्ष कम थी। डैम यू पीपल! जब से यह समाचार छपा है मेरे पास हज़ारों टेलीफोन कॉल, सैकड़ों टेलीग्राम आ चुके हैं। हर आदमी ये जानना चाहता है कि क्या वास्तव में मैंने ऐसा कुछ किया है। अगर उस समाचार को 10 लोगों ने पढ़ा है तो आपके छापे खेत प्रकाश पर एक भी नज़र नहीं पड़ेगी। और फिर सब जानते हैं कि मेरे पास बहुत रुपया है। मेरे शत्रु ये कहने से नहीं हिचकेंगे कि मैंने ब्लास्ट को रिश्वत देकर उन्हें खेत प्रकाश छापने के लिए तैयार कर लिया है। ब्लास्ट ऐसा अखबार नहीं है, राय बोला। ज़रूर नहीं होगा, लेकिन जब कोई कहेगा कि ब्लास्ट ऐसा अखबार है तो आप क्या उसकी ज़बान पकड़ लेंगे? नहीं साहब,
केवल खेत प्रकाश से मेरा मतलब हल नहीं होता है। रुपया तो आपको मुझे देना ही पड़ेगा। मैं आपसे एक मोटी रकम के चेक की आशा करता हूँ। आपको उस चेक का फोटोग्राफ भी ब्लास्ट में छापना पड़ेगा। वही फोटोग्राफ मैं विशालगढ़ के अखबार में भी छपवाऊंगा और वह चेक मैं नेशनल बैंक में जमा कराऊंगा। इससे लोगों को विश्वास हो जाएगा कि वह खबर झूठी थी। इसलिए मैंने अखबार वालों पर दावा करके उनसे हर्जाना वसूल कर लिया है। मैं आपसे चेक रुपए की खातिर नहीं चाहता, बल्कि आपके अखबार द्वारा फैलाई गई गंदगी की सफाई की खातिर चाहता हूँ। समझे आप? जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता, सुनील बोला। हर्जाने के नाम पर हम आपको एक नया पैसा नहीं देंगे। खेत प्रकाश आप जब कहेंगे हम छाप देंगे। हम मानते हैं हमसे गलती हुई, लेकिन वह गलती हमने जानबूझकर नहीं। जिन परिस्थितियों के अंतर्गत हमें यह समाचार प्राप्त हुआ उनमें किसी से भी गलती हो जाने की पूरी संभावना थी। और फिर हमने आपकी मिसेज को भी टेलीफोन किया था, उन्होंने भी यही बताया था कि आप राजनगर में। इससे क्या होता है? मेरे राजनगर में होने का मतलब वह थोड़ा ही है कि मैं पुलिस की हिरासत में हूँ। वह उठता हुआ बोला, मेरा ख्याल है मैंने अपना काफ़ी समय यहाँ पर बर्बाद कर दिया है। जो मैं चाहता हूँ मैंने आपको बता दिया। पहले आप खेत प्रकाश छापिए और फिर हर्जाने के रूप में मुझे एक मोटी रकम का चेक दीजिए। वह अपनी एड़ियों पर घूमा और द्वार की ओर बढ़ गया। सुनिए, एक मिनट, सुनील जल्दी से बोला। बात अभी समाप्त नहीं हुई है। आप ब्लास्ट में एडिटर और मालिक मिस्टर मलिक से मिले? बगैर मत जाइए। उनसे क्या कहूँगा मैं, जो आपने हमसे कहा? नो थैंक यू, मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। मैं एक ही बात को कई कई लोगों के सामने दोहराता नहीं फिर सकता। मुझे बताया गया था कि मिस्टर मलिक नहीं है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मिस्टर राय या मिस्टर सुनील से बात कर सकता हूँ। मैंने दोनों से ही बात कर ली है। आप मेरा संदेश जैसे चाहे पहुँचा सकते हैं। अगर 3 दिन के अंदर अंदर आपने अपने अखबार में खेत प्रकाश ना छापा और मुझे हर्जाने का चेक ना भेजा तो मैं अदालत में ब्लास्ट के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर कर दूंगा। एंड नाउ जेंटलमैन, आई विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग। द्वार भड़ाक से बंद हो गया। और तुम कहते थे कि, राय विष भरे स्वर से राजेश से बोला। ब्लास्ट अकेला अखबार है जिसे यह समाचार प्रकाशित करने का अवसर मिला है। राजेश चुप रहा। ब्लास्ट के मालिक और एडिटर मलिक साहब लगभग 50 वर्ष के प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले वृद्ध थे। उन्होंने एक खोजपूर्ण दृष्टि सुनील, राय और राजेश पर डाली, फिर बोले, बैठ जाओ। तीनों मलिक साहब की विशाल मेज के सामने अर्धवृत्त में रखी कुर्सियों पर बैठ गए। सीरियस? मलिक साहब ने पूछा। जी हाँ, सुनील ने उत्तर दिया। थोड़ी देर बैठे रहो, वे बोले, और फिर अपने सामने रखे टाइप किए हुए पत्रों पर हस्ताक्षर करने में जुट गए। मलिक साहब के होठ बिछे हुए थे और वे मशीन गन की सी तेजी से कागजों पर अपने हस्ताक्षर घसीटे जा रहे थे। आखिरी पत्र साइन कर चुकने के बाद उन्होंने कागजों का एक पुलंदा एक ओर सरका दिया और मेज की पैनल में लगे एक छोटे से बटन पर उंगली रख दी। कुछ ही क्षणों में उनकी सेक्रेटरी कमरे में प्रविष्ट हुई और सारे कागज ले गई। मलिक साहब कुछ क्षण सेक्रेटरी के बाहर जाने की प्रतीक्षा करते रहे। क्या बात है? अंत में वे बोले। प्रश्न किसी एक से नहीं किया गया था। कल हमने जो उमाशंकर चोपड़ा वाली न्यूज़ छापी थी उसमें गड़बड़ हो गई है, उत्तर राय ने दिया। वह बेहद नर्वस ढंग से बोल रहा था क्योंकि उसे भय था कि कहीं मलिक साहब अपने स्वभाव अनुसार बात सुनकर उबल ना पड़े। क्या गड़बड़ हुई है? वह आदमी उमाशंकर चोपड़ा नहीं था, राय धीरे से बोला। पहेलियाँ मत बुझाओ, मलिक साहब बेसब्री से बोले। किस्सा क्या है? उत्तर में राय ने आधोपांत सारी घटना सुना दी। राय की बात समाप्त होते ही मलिक साहब एकदम फट पड़े। जब आप लोगों को उस आदमी की आइडेंटिटी पर पूरा भरोसा नहीं था तो ये खबर छापी क्यों? जिस समय खबर छपी थी उस समय तो हमें इसमें कोई खराबी नहीं दिख रही थी। उसने उमाशंकर चोपड़ा के नाम के कई कागजात दिखाए थे जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस भी था। पुलिस ने पूरा भरोसा कर लेने के बाद ही उसे छोड़ा था। पेपर प्रेस में जाने में केवल 20 मिनट बाकी थे। उस हालत में इससे अधिक पहचान नहीं हो सकती थी। इसे आप पहचान सकते हैं? इसे आप पहचान कहते हैं? मलिक साहब गरजे। ये आइडेंटिफिकेशन है। इसके दम पर आप बैंक से 10 रुपये का चेक कैश नहीं करवा सकते मिस्टर। हमने विशालगढ़ उसकी बीवी को फ़ोन किया था, उसने भी यही कहा था कि उसका पति राजनगर में। इससे क्या होता है? न जाने कितनी बीवियों के पति रोज़ राजनगर आते हैं। राय चुप रहा। राजेश के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। सुनील शांत था। अब पोजीशन क्या है? मलिक साहब ने पूछा। राय ने सुनील की ओर देखा। वह चाहता है, सुनील बोला, कि हम ब्लास्ट में खेत प्रकाश छापें और फिर हर्जाने के रूप में उसे एक मोटी रकम का चेक दें। अच्छा? मलिक साहब गंभीर स्वर से बोले। मलिक साहब, सुनील बोला, वह राजनगर का वीआईपी है। वह नेशनल बैंक का डायरेक्टर है, सिटी क्लब का प्रेसिडेंट है, लोकसभा के लिए उम्मीदवार है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर है। ऐसी की तैसी उसकी। कितना हर्जाना चाहता है वह? उसने कोई रकम नहीं बताई थी। क्यों? क्योंकि वह कहता था कि हर्जाना हासिल करने में महत्व उस धन का नहीं जो उसे मिलने वाला है। महत्व तो इस बात का है कि उसने हम लोगों को झुका लिया है। ठीक है, हम झुक जाते हैं। उसे 1 रुपया दे दो और कहो कि छुट्टी करे। मलिक साहब बोले। जी नहीं, वह तो एक मोटी रकम का चेक चाहता है और साथ में यह भी चाहता है कि हम उस चेक का फोटोग्राफ खेत प्रकाश के साथ अखबार में छापें। क्या? मलिक साहब फिर गरज पड़े। जी हाँ,
वह समझता है कि यही एक तरीका है जिससे उसके मानहानि की पूर्ति हो सकती है। तुमने उसे धक्के मारकर दफ्तर से बाहर नहीं निकाला? सुनील चुप रहा। मलिक साहब की कहर भरी दृष्टि सुनील पर टिक गई। सुनील ने सिर झुका लिया। उन्होंने एक नज़र राय के गंभीर चेहरे पर डाली और फिर वे राजेश को घूरने लगे। तुम हो वो आदमी, वे बोले, जिसने हमें इस बखेड़े में फंसाया है। राजेश के शरीर में सैरन सी दौड़ गई। सर, वह बोला, मैंने केवल न्यूज़ भेजी थी। मैंने उसे अपनी योग्यता अनुसार पूरी तरह ठोक बजा लिया था और फिर ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है ना? राजेश ने प्रतिवाद करना चाहा लेकिन फिर धीमे स्वर से बोला, जी हाँ, अब ठीक है। मलिक साहब बोले, जब मैं किसी से सीधा सवाल पूछता हूँ तो मैं उसका सीधा जवाब चाहता हूँ। गोल गोल बातें करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। अगर तुम यूं ही मुझे अपनी सफाइयाँ पेश करते रहते तो मैंने तुम्हें अभी नौकरी से निकाल देना था। वास्तव में जो कुछ हुआ है उसमें मैं तुम्हारी गलती नहीं मानता हूँ। तुम्हारी जगह कोई और होता या ब्लास की जगह कोई और अखबार होता तो इन परिस्थितियों में वह भी यही गलती करता। राजेश को अपने में जान सी पड़ती महसूस हुई। उसके मुंह से छुटकारे की एक गहन निश्वास निकल गई। तुमने कोई गलती नहीं की है, मलिक साहब यूं बोले जैसे कोई अध्यापक पहली कक्षा के बच्चे को समझा रहा हो। तुमने लेटेस्ट समाचार ब्लास्ट को देने की चेष्टा की है, इसके लिए तुम प्रशंसा के पात्र हो। बरखुरदार, हम समाचार पत्र छापते हैं। समाचार पत्र का काम समाचार छापना होता है, इतिहास छापना नहीं। बात ताज़ी होती है तो वह समाचार होती है, बात पुरानी हो जाती है तो वह इतिहास बन जाती है, और समाचार पत्र के काम की चीज़ नहीं रहती, समझे? राजेश ने स्वीकृति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। हम समाचार पत्र छापते हैं, मलिक साहब फिर बोले, कोई फिल्म पत्रिका या प्रचार साहित्य नहीं छापते हैं। हम हर समाचार छापते समय इस बात का ध्यान नहीं रख सकते कि इसमें किसी ने सम्मान को चोट ना पहुँचे या किसी का अहित ना हो। ऐसी बातें हो ही जाती हैं। लोग हट जाने का दावा भी कर देते हैं, लेकिन हम चुपचाप हट जाना नहीं दे सकते। हमें लड़ना पड़ता है। अपने पक्ष की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए कभी कभी अनैतिक काम भी करने पड़ते हैं। आज एक उमाशंकर चोपड़ा हमसे हर्जाना मांगता है, हम उसे हर्जाना दे देते हैं। कल 10 उमाशंकर हम पर हट जाने का दावा करेंगे। नतीजे जानते हो क्या होगा? हमारा दिवाला पिट जाएगा। हम किसी को हर्जाना नहीं दे सकते, विशेष रूप से उमाशंकर चोपड़ा को, क्योंकि हम जानते हैं कि हमसे कोई गलती नहीं हुई। ऐसे लोगों से निपटने का ब्लास्ट का अपना तरीका है। जानते हो क्या? सबकी प्रश्न सूचक दृष्टि मलिक साहब पर टिक गई। उमाशंकर चोपड़ा कहता है, मलिक साहब बोले, कि उस समाचार के प्रकाशन से समाज में जो उसकी प्रतिष्ठा बनी हुई है उसे चोट पहुंची है। इसलिए खेत प्रकाश छापने के साथ उसे हर्जाना भी मिलना चाहिए। हम ये सिद्ध करने की चेष्टा करेंगे कि वह समाज में प्रतिष्ठा पाने योग्य आदमी ही नहीं है, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा की कोई हानि नहीं हुई। लेकिन कैसे? राजेश हैरानी से बोला। मैं बताता हूँ कैसे। मलिक साहब उत्तेजित स्वर से बोले, कोई आदमी देवता नहीं होता। हर आदमी में मानवीय कमजोरियाँ होती हैं। उमाशंकर चोपड़ा भी उन कमजोरियों से दूर नहीं हो सकता। उसने भी अपने जीवन में ज़रूर कई ऐसे काम किए होंगे जिन्हें वह प्रकाश में नहीं आने देना चाहेगा। तुम विशालगढ़ जाओ और वहाँ के लोकल अखबार की पिछले कई वर्षों की फाइल देख डालो। वहाँ उमाशंकर चोपड़ा के सर्किल के लोगों से मिलो। ये जानने की कोशिश करो कि उसके पास इतना रुपया कहाँ से आया। वह मनोरंजन के लिए क्या करता है? क्या उसका किसी स्त्री से अवैध संबंध है या पहले रहा है? क्या उसने कभी अपना काम निकलवाने के लिए लोगों को रिश्वतें दी हैं? उसकी पिछली 10, 15, 20 साल की ज़िंदगी के बखिए उधेड़ कर रख दो। जब तुम ये सब जानकारी हासिल कर लोगे तो फिर मिस्टर उमाशंकर चोपड़ा की तबीयत का हाल मैं पूछूंगा। इज्जत हद तक के मुकदमे में सबसे पहली बात यह होती है कि जो आदमी कहता है कि उसकी इज्जत हद तक हुई है, क्या वास्तव में उसकी इज्जत है? हमने ये सिद्ध करना है कि वह इज्जत के योग्य आदमी नहीं। जब उसकी इज्जत ही नहीं तो फिर हद तक कैसी? तुम, क्या नाम है तुम्हारा? राजेश। राजेश ने बताया। हाँ राजेश, तुम जैसा मैंने कहा है वैसा करो। उमाशंकर चोपड़ा के जीवन के अंधेरे पक्ष के बारे में जितनी जानकारी हासिल कर सको करो। लेकिन अगर उमाशंकर चोपड़ा को पता लग गया कि मैं उसके पिछले जीवन के बारे में खोजबीन करता फिर रहा हूँ तो परवाह मत करो, ब्लास्ट तुम्हारी पीठ पर है। उमाशंकर तुमसे बड़ा हो सकता है लेकिन ब्लास्ट से बड़ा नहीं हो सकता। उसने ब्लास्ट के रिपोर्टर से टक्कर नहीं ली है, ब्लास्ट से टक्कर ली है। ब्लास्ट की पूरी ऑर्गेनाइजेशन से टक्कर ली है। यह लड़ाई हमने नहीं, उसने शुरू की है। वही उसे भुगतेगा। वह कहेगा उसकी इज्जत की कीमत 50,000 रुपये, हम कहेंगे उसकी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं है। देखें कैसे जीतता है वह। तुम उमाशंकर की परवाह किए बिना उसके और उसके पिछले जीवन के पीछे जोंक की तरह लग जाओ। नतीजा जो होगा ब्लास्ट भुगत लेगा, समझे? राजेश ने स्वीकृति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। अगर उमाशंकर चोपड़ा को यह पता लग गया कि तुम उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हो तो वह तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुमने डरना नहीं है, हिचकना नहीं है और ना ही किसी प्रकार की हीनता का प्रदर्शन करना है। तुमने उस पर यह प्रकट करना है कि अगर वह तुमसे पीछा छुड़ा लेगा या तुम्हें सफल नहीं होने देगा तो ब्लास्ट का कोई दूसरा आदमी तुम्हारी जगह ले लेगा। लेकिन वह फाइट बंद नहीं होगी। तुम सारे विशालगढ़ में घूमो, उसकी सिटी क्लब की मीटिंग अटेंड करो, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ। अगर कभी बात हो तो उसके साथ बड़े सम्मान से पेश आओ, लेकिन ये मत भूलो कि तुम विशालगढ़, उसकी प्रसिद्धि, उसकी प्रतिष्ठा, उसके मान सम्मान को बारूद लगाने जा रहे हो। और किसी प्रकार के खर्चे की परवाह मत करना। ब्लास्ट उस आदमी को 50,000 रुपये देने के स्थान पर तुम पर 1 लाख रुपया खर्च कर देना अधिक पसंद करेगा, समझ गए?
यस सर। कर सकोगे ये काम? यस सर। शाबाश। तुम अपनी डेली रिपोर्ट सुनील को दोगे। और तुम सुनील। मलिक साहब सुनील की ओर घूमे। मैं तुम्हें इस केस का चार्ज दे रहा हूँ। इस केस में जो स्याह सफ़ेद होना है तुमने करना है। अब के बाद उमाशंकर चोपड़ा के मामले में आप लोग मुझे परेशान करने नहीं आएंगे। ओके? ओके सर, सुनील बोला। देन गेट स्टार्टेड एवरीबडी, मलिक साहब बोले। तीनों मलिक साहब का अभिवादन करके कमरे से बाहर निकल गए। रात के लगभग 12:30 बजे थे। होटल ज्यूल बॉक्स हमेशा की तरह आज भी एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रूबी जोन के ऑर्केस्ट्रा की स्वर लहरियां होटल के वातावरण में रंगीनी उत्पन्न करने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध हो रही थीं। होटल ज्यूल बॉक्स में हुई एक हत्या और उसके बाद होटल के भूतपूर्व मालिक माइक की मृत्यु के बाद एक बार तो ज्यूल बॉक्स में उल्लू बोलने लगे थे, लेकिन सन्नाटे का यह आलम एक आध महीने ही रहा। माइक की पत्नी के ज्यूल बॉक्स का मैनेजमेंट संभालते ही सब कुछ फिर बड़े सुचारू रूप से चलने लगा। होटल ज्यूल बॉक्स अपने फर्स्ट क्लास मनोरंजन के लिए सारे राजनगर में प्रसिद्ध था। उस जैसा ऑर्केस्ट्रा और डांस फ्लोर अन्य किसी होटल में नहीं था, इसलिए लोग एक बार फिर ज्यूल बॉक्स की ओर आकर्षित होने लगे। आज ज्यूल बॉक्स की हालत ये थी कि प्री रिजर्वेशन के बिना ज्यूल बॉक्स में स्थान पा लेना एक बेहद कठिन काम था। उसी समय एक कार होटल ज्यूल बॉक्स के कंपाउंड में घुसी और पार्किंग में रुकने के स्थान पर राहदारी में से होती हुई होटल के पिछवाड़े की ओर घूम गई। एक वेटर जो बाहर खड़ा कारों को पार्क करने में और उन्हें पार्किंग में से निकालने में सहायता कर रहा था, कार को पिछवाड़े की ओर घूमती देखकर कार के पीछे भागा। रुके साहब, वह अपने स्वर को अशिष्ट होने से बचाए रखने की भरसक चेष्टा करता हुआ जोर से बोला। कार साइड में अंधेरे से कोने में रुक गई। पीछे पार्किंग नहीं है साहब, वेटर कार के समीप आकर बोला। उसने कार के भीतर झांकने की चेष्टा की, लेकिन अंधकार में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कार की हेडलाइट भी बुझा दी गई थी। उसी समय कार का पिछला द्वार खुला और एक लंबा सा आदमी कार से बाहर निकल आया। वेटर ने उसकी ओर घूमकर कुछ बोलने के लिए मुंह खोला और फिर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लंबे आदमी का चेहरा नकाब से ढका हुआ था और उसके दाएं हाथ में रिवॉल्वर चमक रहा था, जिसकी नाल वेटर की पेट की ओर तनी हुई थी। हिले या चिल्लाए तो गोली मार दूंगा, नकाब वाला दबे स्वर से बोला। वेटर थर थर कांपने लगा। तुम मेरे साथ वापस होटल के सामने चलोगे, नकाब वाला बोला, और उसी प्रकार अपना काम करते रहोगे जैसे आपसे 10 मिनट पहले कर रहे थे। मैं झाड़ियों के पीछे छुपा रहूँगा। अगर तुमने मेरी दृष्टि से ओझल होने की चेष्टा की या किसी को किसी प्रकार के खतरे का संकेत देने की चेष्टा की तो तुम्हारे शरीर में झरोगे ही झरोगे दिखाई देंगे, समझ गए? वेटर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। हाँ साहब, वह कठिन स्वर से बोला। प्रत्यक्ष था कि वह शहीद नहीं होना चाहता था। वापस चलो, नकाब वाला रिवॉल्वर से उसे कवर करके बोला। कार फिर चल पड़ी और ज्यूल बॉक्स के पिछवाड़े में आकर रुक गई। पिछवाड़े में अंधकार छाया हुआ था। वहाँ एक छोटा सा बरामदा था जिसके सामने एक स्टूल पर एक चौकीदार बैठा हुआ था और उसकी जांघ के साथ टिकी एक राइफल दिखाई दे रही थी। कार को देखकर वह एकदम उठ खड़ा हुआ। उसने राइफल संभाल ली। कौन है? उसने कठोर स्वर से पूछा। उत्तर में कार की खिड़की का एक शीशा लगभग 2 इंच नीचे घूमा। फिर साइलेंसर लगे रिवॉल्वर में से निकली गोली की हल्की सी पिट की आवाज़ हुई और चौकीदार बिना दूसरा शब्द मुंह से निकाले वहीं ढेर हो गया। गोली उसके सीने के आर पार हो गई थी। कार में से 5 आदमी निकले। उनके चेहरे नकाबों से ढके हुए थे, हाथों में दस्ताने थे और उनमें साइलेंसर लगे रिवॉल्वर चमक रहे थे। ड्राइवर की सीट पर बैठा आदमी अपने स्थान से नहीं हिला। वह स्टीयरिंग पर कौनियाँ टिकाए अंधकारपूर्ण गलियारे पर नजर जमाए हुआ था। उसके हाथ में भी रिवॉल्वर था। एक आदमी ने चौकीदार की बगलों में हाथ डाले और उसके मृत शरीर को घसीट कर झाड़ियों में डाल दिया। बरामदे में 0 वाट का बल्ब जल रहा था, जिसके धुंधले प्रकाश में पहली मंजिल की ओर जाती हुई सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थीं। पांचों चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। जहाँ सीढ़ियाँ समाप्त होती थी वहाँ एक और द्वार था और उसके आगे गलियारा था। गलियारे के दूसरे सिरे पर एक और द्वार था। उस द्वार को खोलते ही वे एकाएक अंधकार में से तीव्र प्रकाश में आ गए। वह एक बहुत बड़ा हॉल था। उसके एक कोने में बार था, जिसके काउंटर के सामने कई आदमी स्टूलों पर बैठे शराब पी रहे थे। हॉल में कई मेजें थीं और उन पर लगभग 30 आदमी बैठे विभिन्न प्रकार के जुए खेल रहे थे, जिनमें से रोलेट भी एक था। नकाब पोशों पर सबसे पहले बारटेंडर की नज़र पड़ी। हॉल के लोगों की ओर तनी 5 रिवॉल्वरों को देखकर उसके हाथ से पैमाना छूट गया और मुंह से एक घरघराहट सी निकल कर रह गई। अगले क्षण तक नकाब पोशों पर सबकी नज़र पड़ चुकी थी। एकदम से हॉल में खलबली मच गई। लोगों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। शट अप एवरीबॉडी, रिंग लीडर सा लगने वाला एक लंबा चौड़ा नकाब पोश आगे बढ़कर चिल्लाया। सब लोग अपने अपने हाथ अपने सिरों से ऊपर उठा लें। कोई अपनी जगह से हिले नहीं। आपकी मामूली सी हरकत भी आपकी मौत का कारण बन सकती है। सब ने चुपचाप हाथ सिरों से ऊपर उठा लिए। प्रत्यक्ष था कि कोई भी गोली का शिकार नहीं होना चाहता था। शायद उन लोगों को पहली बार महसूस हो रहा था कि तुरुप के इक्के से रिवॉल्वर की गोली हर हाल में बड़ी होती है। उसी समय भीड़ के पीछे से एक आदमी निकलकर नकाब पोशों के सामने आ खड़ा हुआ। यह क्या हरकत है? वह अपने स्वर में संतुलन पैदा करने का भरसक प्रयत्न करते हुए बोला। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? वह भी बताते हैं मिस्टर रामपाल, रिंग लीडर बोला।
अच्छा है तुम खुद ही प्रकट हो गए, वरना मुझे तुम्हारी तलाश करवानी पड़ती। रामपाल माइक का भूतपूर्व पार्टनर और जुआ घर का वर्तमान संचालक था। रिंग लीडर ने 3 आदमियों को वहीं रहने का संकेत किया और एक को अपने साथ आने का संकेत करके रामपाल की ओर बढ़ा। उसने रिवॉल्वर रामपाल की छाती पर रख दी। अपने कमरे में चलो, वह बोला। रामपाल ने प्रतिवाद के लिए मुंह खोला, लेकिन उससे पहले ही रिंग लीडर रिवॉल्वर की नाल उसकी छाती में चुभ होता हुआ बोला, चलो। रामपाल चुपचाप अपने कमरे की ओर चल दिया। कमरे के भीतर जाकर नकाबपोश ने चारों ओर देखा। एक कोने में एक भारी सी सेफ रखी हुई थी। वह सेफ खोलो, रिंग लीडर बोला। उसमें रुपया नहीं है, रामपाल धीरे से बोला। शट अप, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि उसमें रुपया है या नहीं। रामपाल ने चुपचाप सेफ खोल दी। इसे कवर करके रखना, रिंग लीडर अपने साथी से बोला। उसने अपनी रिवॉल्वर जेब में रख ली और सेफ की ओर बढ़ा। सेफ सोने के जेवरों और नोटों की गड्डियों से भरी हुई थी। लेकिन उसने उन चीज़ों की परवाह किए बिना सेफ के बाकी सामान को टटोलना आरंभ कर दिया। एक दराज में 8 गुणा 10 इंच साइज का एक मोटा सा भूरे रंग का लिफाफा रखा था। वह कुछ क्षण उलझनपूर्ण दृष्टि से उसे देखता रहा, फिर उसने उसे अपने कोट की जेब में डाल लिया। उस लिफाफे में कुछ नहीं है, वह तो तुम्हारे लिए एकदम बेकार की चीज़ है, रामपाल विरोधपूर्ण स्वर से बोला। तुम अपनी चोंच बंद रखो, रिंग लीडर बोला और बाकी दराजों में देखने लगा। एक दराज में कागजों का एक मोटा सा पुलंदा रखा था। उसने उसे भी जेब में डाल लिया। सेफ में और कोई कागज़ नहीं था। उसके बाद उसने अपनी सारी जेबें नोटों से भरनी आरंभ कर दी। उसने जेवरों को हाथ नहीं लगाया। जब सारी जेबें बुरी तरह ठुस गईं तो उसने नोटों की 10-12 गड्डियां दूसरे नकाबपोश की ओर उछाल दी। रामपाल, रिंग लीडर जेब में से रिवॉल्वर निकाल कर फिर हाथ में लेता हुआ बोला, अगर मुझे ये मालूम होता कि तुम्हारी सेफ में इतना रुपया है तो मैं साथ में अटैची केस लेकर आता। रामपाल चुप रहा। अपना धन लुटता देखकर तो उसके दिल पर छुरियां चल रही थी। खैर, फिर कभी सही, वह बोला। बस। दूसरा नकाबपोश लालच भरे स्वर से बोला, अभी तो सेफ में बहुत धन है, जेवर वगैरह। बेवकूफ़ मत बनो, रिंग लीडर ने डांटा। काम हो चुका है, फूटो यहाँ से। वे बाहर निकल आए। बाहर तीनों नकाबपोश अब भी हॉल के लोगों को कवर किए हुए थे। रिंग लीडर ने सबको बाहर निकलने का संकेत किया। तीनों नकाबपोश हॉल के लोगों पर दृष्टि जमाए उल्टे पांव चलते हुए द्वार की ओर बढ़ने लगे। उसी क्षण एकाएक दूसरा नकाबपोश चिल्ला उठा, उस्ताद बचो! रिंग लीडर एकदम घबराकर पीछे हट गया। एक गोली उसके सिर से 1 इंच दूर से होती हुई निकल गई। उसी क्षण दूसरे नकाबपोश के रिवॉल्वर ने 3 बार आग उगली और बार के काउंटर के पीछे छिपा एक आदमी एक लंबी चीख के साथ फर्श पर लौट गया। उसका शरीर फर्श पर पड़ा 1-2 बार तड़फड़ाया और फिर शांत हो गया। उसके हाथ में थमे रिवॉल्वर में से अब भी धुआं निकल रहा था। हॉल में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों नकाबपोश फुर्ती से बाहर निकल गए। उन्होंने द्वार बाहर से बंद कर दिया। वे तेजी से भागते हुए नीचे पहुंचे। पहले 3 नकाबपोश गाड़ी में बैठ चुके थे। ड्राइवर ने इंजन चालू किया हुआ था। उन दोनों के बैठते ही गाड़ी एक झटके से चल पड़ी। ड्राइवर ने बड़ी तेजी से मोड़ काटा। क्षण भर के लिए ड्राइवर ने पार्किंग के सामने ब्रेक लगाया। झाड़ियों में से एक नकाबपोश निकला और पलक झपकते ही कार में प्रविष्ट हो गया। अगले ही क्षण गाड़ी बंदूक में से निकली गोली की तरह खुली सड़क पर फर्राटे भर रही थी। सुनील अपने विरोधी अखबार क्रॉनिकल में होटल ज्यूल बॉक्स में पड़े डाके का विवरण पढ़ रहा था। उसी समय टेलीफोन की घंटी बज उठी। सुनील ने रिसीवर उठा लिया और कहा, यस। सुनील। दूसरी ओर से रिसेप्शनिस्ट रेणु का स्वर सुनाई दिया। एक महिला उमाशंकर चोपड़ा के मामले में मलिक साहब से बात करना चाहती है। मैं उन्हें रेणु सुनील जल्दी से बोला, उन्हें मेरे पास भेज दो। अब इस मामले में मलिक साहब को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। ओके। कुछ क्षण बाद चपरासी एक महिला को सुनील के केबिन में छोड़ गया। तशरीफ़ रखिए, सुनील शिष्टाचारपूर्ण स्वर से एक कुर्सी की ओर संकेत करता हुआ बोला। थैंक यू। वो बैठ गई। सुनील ने देखा, वह लगभग 30 वर्ष की तीखे नाक नक्श वाली महिला थी। वह सुंदर परिधान पहने थी, बाल कटे हुए थे और चेहरे पर गहरा किंतु आकर्षक मेकअप किया हुआ था। उसके चेहरे पर चिंता के लक्षण परिलक्षित हो रहे थे। फरमाइए, सुनील बोला। मैं ब्लास्ट के एडिटर प्रोपराइटर से मिलना चाहती थी, वह बोली। प्रत्यक्ष था कि वह सुनील से बात करके संतुष्ट नहीं थी। उमाशंकर चोपड़ा के मामले में? सुनील ने पूछा। जी हाँ। आप? मैं उमाशंकर चोपड़ा की पत्नी हूँ। ओह, अपने पति के हित में और आपके अखबार के हित में यह बहुत अच्छी बात होती अगर मैं मिस्टर मलिक से मिल पाती। मुझे दुख है, मिस्टर मलिक बहुत बिजी आदमी है। छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। ये छोटी बात नहीं है। देखिए श्रीमती जी, सुनील तितिकता का प्रदर्शन करते हुए बोला, जब तक आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं कैसे पता लगेगा कि बात छोटी है या बड़ी। उमाशंकर चोपड़ा का केस मैं डील कर रहा हूँ। अगर आप उस मामले से संबंधित कोई बात कहना चाहती है तो शौक से कहिए। बाद में अगर मैं समझूंगा कि मलिक से मिले बिना आपका काम नहीं चल सकता तो मैं कोशिश करूंगा कि वे आपसे मिल लें। वेरी वेल, वह बोली। उसके स्वर से निराशा स्पष्ट झलक रही थी। सुनील चुप बैठा रहा। मेरे पति से संबंधित आपने जो समाचार छापा था उस सिलसिले में मेरे पति आपसे मिले थे? जी हाँ। आप उस सिलसिले में क्या कर रहे हैं?
ये तो आप बड़ा अनुचित प्रश्न पूछ रही हैं। हम दूसरी पार्टी को अपने पत्ते कैसे दिखा सकते हैं? वह कुछ क्षण कसमसाई और फिर बोली, ओके, आप अपने पत्ते मत दिखाइए, मैं ही अपने पत्ते आपको दिखाती हूँ। पत्ते दिखाने का बड़ा कारण यह है कि मेरे पास इक्का एक भी नहीं है। देखिए, मेरी निजी राय यह है कि अखबार वालों से टक्कर लेकर मेरे पति ने कोई अच्छा काम नहीं किया। मैंने अपने पति के वकील से इस सिलसिले में बात की थी। उसका कथन है कि जब भी कोई आदमी अखबार वालों पर मानहानि का दावा करता है तो वे अपना पक्ष मजबूत करने के लिए उसकी पिछली ज़िंदगी खोदना आरंभ कर देते हैं, ताकि उन्हें उस आदमी के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए कोई ऐसा तथ्य हासिल हो जाए जिसे वह प्रकाश में ना आने देना चाहता हो। क्या ये सच है? जी हाँ, सच है, सुनील गंभीर स्वर से बोला। देखिए, हम लोग समाचार पत्र छापते हैं और समाचार पत्र का काम बड़ी तेज़ रफ्तार से होता है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गलती हो जाती है। हमारी उस गलती से अगर किसी का अहित होता है तो हम पूरी चेष्टा करते हैं कि हम उस गलती को सुधार लें। हम क्षमा याचना के रूप में खेत प्रकाश छाप देते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि वह आदमी संतुष्ट हो जाए। लेकिन अगर कोई आदमी क्षमा याचना को पर्याप्त ना समझकर हमसे भिड़ना चाहता है तो हम भी उससे भिड़ जाते हैं। हमारी नज़र में ऐसी कोई गलती नहीं होती जो खेत प्रकाश छापने से सुधर ना सकती हो। हमसे हुई गलती का झंडा खड़ा करके अगर कोई हमसे रुपया हटने की कोशिश करता है तो फिर हम झुकते नहीं हैं। हम दूसरे को झुकाने के लिए ज़माने भर के हथियार इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई हमारी नाक पर घूंसा मारता है तो हम भी उसकी नाक पर घूंसा मारते हैं। अगर कोई हमारी एक आंख फोड़ना चाहता है तो हम उसकी दोनों आंखें फोड़ने की फिराक में लग जाते हैं। अगर कोई एक फॉल करता है तो हम 10 फॉल करते हैं। यह है अखबार वालों के लड़ने का तरीका। अगर फिर भी कोई समझे कि वह हमें धमकियों से झुका सकता है तो उसकी मर्जी। जी हाँ, ज़रूरी है सुनील, सॉरी, लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी ही है कि आप हर आदमी की पिछली ज़िंदगी में से कोई ना कोई ऐसी बात निकाल ही लें जिसके प्रकट होने से वह डरता हो। जी हाँ, ज़रूरी है, सुनील जोर देकर बोला। कोई आदमी देवता नहीं होता। हर आदमी के अंतर में एक शैतान पल रहा होता है और आप जानते हैं कि शैतान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। लेकिन मेरे पति ऐसे नहीं हैं, वो बोली। तो फिर आप यहाँ किस लिए तशरीफ़ लाई हैं? सुनील जलकर बोला। वह चुप रही। कई क्षण चुप रहने के पश्चात वह बोली, क्योंकि इस बार मेरे पति ने भारी मूर्खता की है। उसे आपको मानहानि के मुकदमे की धमकी नहीं देनी चाहिए थी। सुनील चुप रहा। आप खेत प्रकाश छाप दीजिए और बात को समाप्त कीजिए। लेकिन आपके कहने से बात कैसे समाप्त हो सकती है? हमारा वास्ता तो आपके पति से है और हम उनके मुंह से ही ये सुनना पसंद करेंगे। उनकी बात छोड़िए, मैं राजनगर अपने पति के प्रतिनिधि के रूप में आई हूँ। मेरे पति के वकील मिस्टर शर्मा मेरे साथ आए हैं। मिस्टर शर्मा इस समय पैलेस होटल में है। मेरे पति इस मामले में ब्लास के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाएंगे। इस विषय में आप जैसा कानूनी गारंटी चाहेंगे मिस्टर शर्मा आपको देंगे। लेकिन ये बात हम मिस्टर उमाशंकर चोपड़ा के मुँह से सुनना पसंद करेंगे। आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? किस बात की ज़रूरत है, किस बात की ज़रूरत नहीं, ये हमारे सोचने की बात है। आखिर आप बात को ख़त्म क्यों नहीं करना चाहते? वह परेशान स्वर से बोली। आपको आम खाने से मतलब होना चाहिए, ना कि पेड़ गिरने से। मैं कहती हूँ आप मेरे साथ पैलेस होटल चलिए। आप जैसी गारंटी चाहेंगे मिस्टर शर्मा आपको दे देंगे और सारा झमेला ख़त्म हो जाएगा। आपके वकील साहब यहाँ क्यों नहीं आ जाते? वे वृद्ध आदमी हैं। विशालगढ़ से राजनगर आने के लिए ही वे बड़ी मुश्किल से तैयार हुए थे। वे ज़्यादा भाग दौड़ करें तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सुनील कई क्षण सोचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मलिक साहब उसका वहाँ जाना पसंद करेंगे या नहीं। अंत में वह उठ खड़ा हुआ और निर्णयपूर्ण स्वर से बोला, चलिए। मिसेज चोपड़ा उठ खड़ी हुई। सुनील ने आगे बढ़कर उसके लिए केबिन का द्वार खोला। थैंक यू, वह बोली और बाहर निकल गई। सुनील भी टाई की नॉट ठीक करता हुआ उसके साथ चल दिया। साउंड प्रूफ केबिन से बाहर निकलते ही रोटरी मशीन के चलने का शोर सुनाई देने लगा। केबिनों की कतारों के बीच में से बनी राहदारी में से होता हुआ सुनील जब रिसेप्शन के काउंटर के पास से गुजरा तो रेणु ने उसे देखकर आवाज़ दी, मिस्टर सुनील प्लीज़। सुनील ने देखा रेणु की आंखों से शरारत टपक रही थी। क्या है? वह समीप आकर झुंझलाए स्वर से बोला। रेणु ने एक अर्थपूर्ण दृष्टि मिसेज चोपड़ा पर डाली और फिर सुनील के कान के पास मुंह ले जाकर धीमे स्वर से गुनगुनाई, तेरी उल्फत है नई नवेली की सैया, जरा बच के रही हो। रेणु, रेणु, सुनील दांत पीसकर बोला, समडे आई विल किल यू। रेणु उसे पुचकारती हुई बोली। सुनील ने एक बार फिर सीढ़ियों के पास खड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करती मिसेज चोपड़ा को देखा और फिर सिर को एक झटका देकर उसकी ओर बढ़ गया। क्या बात थी? मिसेज चोपड़ा ने पूछा। कुछ नहीं, वह लड़की आपकी सुंदरता और चमक दमक देखकर आपको फिल्म अभिनेत्री समझ बैठी थी। अच्छा? मिसेज चोपड़ा का चेहरा चमक उठा। जी हाँ। क्या मैं वाकई फिल्म अभिनेत्री लगती हूँ? उसने आशापूर्ण स्वर से पूछा। जी नहीं, सुनील ने बर्फ से ठंडे स्वर से उत्तर दिया। वह एकदम चौंक पड़ी। शायद उसे ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी। उसने एक विचित्र दृष्टि सुनील पर डाली और फिर तेजी से सीढ़ियाँ उतर गई। नीचे पहुंचकर उन्होंने एक टैक्सी ली और वे पैलेस होटल पहुंच गए। मिसेज चोपड़ा ने अपना पर्स निकाला और टैक्सी ड्राइवर को पैसे देने लगी। सुनील ने औपचारिक रूप से पैसे स्वयं देने का उपक्रम नहीं किया। वह बिना एक शब्द बोले होटल में घुस गई। सुनील उसके पीछे था। वे दोनों लिफ्ट की सहायता से होटल की 6ठी मंजिल पर पहुंच गए। मिसेज चोपड़ा ने एक द्वार खटखटाया। द्वार एक वृद्ध ने खोला। दोनों भीतर घुस गए। सो नाइस ऑफ यू टू हैव कम मिस्टर मलिक,
वृद्ध सुनील से बोला। वकील साहब, मिसेस चोपड़ा जल्दी से बोली, ये मिस्टर मलिक नहीं है, मिस्टर सुनील हैं। ब्लास्ट से ही संबंधित हैं। इनके कथानुसार इस मामले में ये मलिक साहब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मिस्टर सुनील को ये मेरे पति के वकील मिस्टर शर्मा हैं। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। तशरीफ रखिए, वकील बोला। मैं खड़ा ही ठीक हूँ, मेहरबानी, सुनील रुक्ष स्वर से बोला। लेकिन शायद बातचीत में देर लग जाए। देर वाली कोई बात नहीं है, आप भूमिका को छोड़कर एकदम से सीधी बात कहिए कि आप चाहते क्या हैं। वकील उलझनपूर्ण नेत्रों से सुनील को देखता रहा। आप ये समझ लीजिए जो आप कहना चाहते हैं उसकी पृष्ठभूमि मिसेस चोपड़ा पहले ही तैयार कर चुकी। वकील ने गहरी सांस ली और उत्साह रहित स्वर से बोला, मैंने अपने मुवक्किल मिस्टर उमाशंकर चोपड़ा को ये राय दी है कि उस समाचार के मामले में वह आपके अखबार के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई ना करें। मिस्टर चोपड़ा कोई बखेड़ा नहीं चाहते। पहले तो वह बहुत बखेड़ा चाहते थे। पहले की बात छोड़िए, बदले में ब्लास्ट को क्या करना होगा? आप केवल खेत प्रकाश छाप दीजिए कि वह समाचार भूल से छप गया है। विशालगढ़ के उमाशंकर चोपड़ा का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। हम आपकी बात तो छाप देंगे वकील साहब, लेकिन शीर्षक खेत प्रकाश नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि हम ये बात एक समाचार के रूप में छापेंगे कि विश्वस्त सूत्रों से पता लगाए कि जिस आदमी ने राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर में अपना नाम उमाशंकर चोपड़ा बताया था वह वास्तव में उमाशंकर चोपड़ा नहीं था, बल्कि कोई पेशेवर अपराधी था जिसने मिस्टर चोपड़ा का पर्स चुराया था और पर्स में से निकले उमाशंकर के चोपड़ा के कागजात की सहायता से पुलिस इंस्पेक्टर को धोखा देकर बच निकला था। अगर आपको ये स्वीकार है तो आप मिस्टर चोपड़ा को कहिए कि वे एक लिखित स्वीकृति पत्र हमें दे दें। अगर आपको ये स्वीकार नहीं है तो आप खुशी से ब्लास्ट पर दावा कर दीजिए। यह हमारा अंतिम उत्तर है। सुनील को पूरा विश्वास था कि उसकी बात सुनते ही वकील फट पड़ेगा, लेकिन उसे यह देखकर सख्त हैरानी हुई कि वकील के चेहरे पर पूर्ण संतुष्टि के भाव झलक रहे थे। हमें मंजूर है, वकील बोला। बड़ी अच्छी बात है, सुनील बोला। और मैं मिस्टर चोपड़ा से एक स्वीकृति पत्र भी लिखवा लाया हूँ। वकील जेब में से एक लंबा कागज़ निकालकर सुनील को देता हुआ बोला, उसमें मैंने मिस्टर चोपड़ा से जो कुछ लिखवाया उसका आशय यह है कि कथित समाचार के ब्लास्ट में प्रकाशन की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मिस्टर चोपड़ा आपको मुक्त करते हैं। सुनील ने स्वीकृति पत्र पर उमाशंकर चोपड़ा के हस्ताक्षर देखे और फिर उसने उसे मोड़कर जेब में रख लिया। ओके, वह वकील की ओर हाथ बढ़ाता हुआ बोला, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। वकील ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, नो हार्ड फीलिंग मिस्टर सुनील। नो हार्ड फीलिंग? वकील के मुंह से छुटकारे की गहन निश्वास निकल गई। सुनील ने मिसेस चोपड़ा का अभिवादन किया और होटल के कमरे से बाहर निकल आया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं रिपोर्टर की हत्या के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।